हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि रिनाउंड वर्टिगो स्पेशलिस्ट है फ्रॉम अमेरिका एंड इंडिया के सबसे पहले वर्टिगो स्पेशलिस्ट जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है इंडिया में। वो एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ बहुत ही सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट है हमारे फील्ड के, और उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है उड़ीसा से, मास्टर्स पुणे से, और आगे उनसे ही पूछते हैं उनके बारे में कुछ। तो आइए प्लीज वेलकम करते हैं डॉक्टर स्वरूप विकास मिश्र जी का। हेलो सर। हाय अंकिता, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे आप लोग यहाँ पे बुलाए हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ और अपने आप को एक खुशनसीब समझता हूँ कि मैं आज मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वर्टिगो, जिसको हम बोलते हैं चक्कर जी और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम सर। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में कितने साल का हो रहा है? अगर देखेंगे ऐसे ही मेरा टोटल एक्सपीरियंस 10 इयर्स अभी हो गया है और इस 10 साल के दौरान मैं काफी कुछ सीखा हूँ, काफी कुछ पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ और मैं आगे भी कोशिश करता हूँ कि ये जो सीखने का है वो कंटिन्यू रहे और मैं जो भी सीखता हूँ उसको मैं कोशिश करूँ मेरे पेशेंट के ऊपर काम करूँ और पेशेंट सक्सेसफुल हो जाए। पेशेंट का जो चक्कर का प्रॉब्लम है या सुनाई का प्रॉब्लम है या कुछ भी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का रिलेटेड है, पेशेंट को मैं वो दे पाऊँ। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं वर्टिगो के ऊपर जब मास्टर कंप्लीट किया, जब मास्टर करने वाला था, मैं ये किसी को आज तक किसी इंटरव्यू नहीं बोला हूँ। ओके सर। एक्चुअली ये सारा श्रेय मैं मेरा जो गॉडमदर है डॉक्टर CS वनजा को देना चाहता हूँ। बिकॉज जब मैं मास्टर एंट्री किया एंड सी इज द पर्सन जो कि मुझे पहचान पाई कि नहीं ये भट्टिको के अंदर काम कर सकता है और वो काफी मुझे प्रोत्साहन भी दी, नहीं आप भट्टिको के ऊपर ही काम करोगे। और मैं मास्टर डेजिटेशन के दौरान काफी भट्टिको के ऊपर काम किया और जब मैं खत्म किया मैम भी वही बोले कि इसको डिसकंटिन्यू मत करो, उसको कंटिन्यू करते रहो। मैं जब मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज न्यू दिल्ली में पोस्टिंग था, मैं काफी वर्टिगो के ऊपर काम डेवलप करवाया था वहां पे, जैसे कि VNG डायग्नोसिस करना, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी करना, ये सब बहुत सारा काम स्टार्ट करवाया था। बट आफ्टर ऑल जब मैं खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया, बट मैं सोचा कि नहीं मुझे वर्टिगो के ऊपर ही काम करना है। मैं वर्टिगो के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारा अप एंड डाउन देखा, जी बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी देखा। इवन इफ हमारे फील्ड के भी कुछ लोग बोले क्यों वर्टिगो करते हो, वो तो वर्टिगो हमारा फील्ड नहीं है। जी बट एक न्यू ब्रांच, न्यू स्कोप के ऊपर काम करना इतना इजी नहीं था। जी मगर मैं अपने आप हमेशा यही सोचता हूँ, जब लोग आपको कमेंट्स करते हैं, जब लोग आपको बोलेंगे कि आप एक रॉन्ग पाथ में हो बट यू आर इन राइट ट्रैक एक्चुअली। ओके। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, इवन इफ और एक बैंगलोर में डॉक्टर श्रीनिवास दोरासला सर हैं, तो उनको भी देना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग ENT होके बाद भी हम लोग ऑडियोलॉजिस्ट को बहुत सारा प्रोत्साहन दिए हैं कि आप आगे जाओ, आगे करो, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप कर सकते हो, सोसाइटी को कुछ दे सकते हो। जी तो सर। मैं ये बोलूंगा कि 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, वर्टिगो जो चक्कर के बारे में जानना है उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं न्यूरो ऑटोलॉजी। ओके सर। तो ये न्यूरोलॉजी ब्रेन, ब्रेन जो है, और जी ऑटोलॉजी जो कान है। कान। तो ब्रेन और कान, ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वहीं पे प्रॉब्लम है और वहीं पे हमारा बैलेंस सिस्टम है और वहीं पे हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है। जी तो अगर सर। वहीं पे उसी वेस्टिबुलर सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो जो इंडिविजुअल को चक्कर आते हैं या वर्टिगो आते हैं। जी तो मैं न्यूरो ऑडियोलॉजी और न्यूरोटोलॉजी कहाँ पे कुछ कनेक्शंस नहीं था, जी बट हम लोग कॉक्लियर के बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो मैं क्या किया, उसको थोड़ा सा ग्रास्प करने के लिए मैं न्यूरोलॉजी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिर फिजियोथेरेपी बुक पढ़ना स्टार्ट किया कि मुझे मसल्स के बारे में पता चले कैसे कनेक्शंस होते हैं। और उसके बाद में काफी डिटेल्स में कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि न्यूरो कनेक्शंस आए, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी बुक पढ़ना स्टार्ट किया और हमारा ऑडियोलॉजी बुक्स में जो था
तो सारा चीज को कनेक्शन करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि ओके, अब वेस्टिबुलर के बारे में कुछ किया जा सकता है, कुछ मतलब पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। जी मगर इंस्ट्रूमेंट खरीदना एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए उतना नहीं था, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट है 10 लाख 20 लाख। अगर आप सिंसियरली एक अच्छा वर्टिगो क्लिनिक स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू स्पेंड मोर देन 2 to 3 crores। मैं जानना चाहती हूँ कि सर आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है इससे पहले, जहाँ मैं उड़ीसा। मास्टर 2012 कंप्लीट करने के बाद पुणे से, देन मैं अम्पलीफोन में दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में पोस्टिंग हुआ मेरा। तो वहां पे मैं एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट हियरिंग और वर्टिगो सेटअप, मतलब जो बोलते हैं डिपार्टमेंट, वहां पे मैं इनोवेटिव किया। और वहां पे काफी ईएनटी मुझे सपोर्ट भी किए कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि ऑडियोलॉजी को इंडिपेंडेंट किया जाए। काफी कुछ दिक्कतें आई और मैं किया, मतलब करने के बाद देन 1 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरा मदरलैंड को रिटर्न करना है और ओडिशा को कुछ देना है। और उसी के दौरान मुझे काफी भी अपॉर्चुनिटी यूएसए में, अल्बर्टा, कनाडा, ये सब जगह मिला था। बट कुछ होते हैं कि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ करना पड़ता है। देन मैं ओडिशा में आ गया। ओडिशा बिल्कुल में सर। लिस्ट माई क्लिनिक। तो उसी के बीच में मुझे लगा कि नहीं, मुझे वर्टिगो के ऊपर अगर स्पेशलाइज नहीं करूंगा तो मुझे लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा वही सवाल आता रहेगा कि ठीक है, आप ऑडियोलॉजिस्ट हो, उसके बाद आप सर्टिफाइड वर्टिगो स्पेशलिस्ट कैसे बन गए, कैसे आप वर्टिगो प्रैक्टिस करते हो। तो उसी के लिए मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बैलेंस जो फ्लोरिडा में है, वहां पे पहली बार मैं गया वहां पे। और वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि यार वर्टिगो कितना बड़ा वास्ट फील्ड है और हमको क्या क्या सीखना है। तो वहां पे मैं 7 days का ट्रेनिंग लिया और उसमें वहां पे मुझे ये सीखने के लिए मिला कि कैसे किसी पेशेंट को हम असेसमेंट करते हैं, किस डिजीज के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जी और वहां के आने के बाद जब एग्जाम दिया और सर्टिफाइड मिल गया तो मुझे एक अंदर से महसूस हुआ कि नहीं, अभी मैं पेशेंट को इंडिपेंडेंट डील कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट पेशेंट को हैंडल कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो लोग हम लोग क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट किए थे, वही लोग पूछे कि यार अमेरिका चले गए, कैसे गए और कैसे हुआ, ये सब चीज आप हाँ, कैसे कर लेते हो। ऐसे ही लोग पूछे ये सब चीज कैसे कर लेते हो। मतलब मैं यू आर एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्टिगो। इससे पता चलता है कि आपने अमेरिका जाके इसके लिए स्पेशल कोर्स किया है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि वर्टिगो एक ऐसा फील्ड है सर जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं देता है, क्योंकि सब हियरिंग एड्स करना चाहते हैं, हियरिंग लॉस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपना स्पीच थेरेपी के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। पर वर्टिगो ऐसा फील्ड है सर, कोई इसके ऊपर फोकस ही नहीं करता है। सही तो में, क्योंकि वर्टिगो के ऐसा सेपरेट ब्रांच है और ऑडियोलॉजिस्ट कभी सोचे नहीं थे कि हम उस ब्रांच में कभी काम कर पाएंगे। जी और मैं जब स्टार्ट किया क्लिनिकली, मुझे भी लगा बहुत चैलेंजेबल लगा। बट हाँ ठीक है, ये अभी एक मतलब मैं बोल सकता हूँ प्राउडली कि ये एस्टेब्लिश्ड हो गया है। काफी लोग फॉलो करते हैं, काफी लोग पूछते हैं, काफी लोग मुझे मतलब आइडियल मानते हैं कि हम लोग अपना क्लिनिक कैसे करेंगे वर्टिगो के ऊपर। काफी मैं ट्रेनिंग देके कुछ कुछ एरिया में वर्टिगो सेटअप स्टार्ट कर दिए हैं ऑडियोलॉजिस्ट। काफी ऑडियोलॉजिस्ट लोग, ईएनटी लोग विनिप आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जो लोग नया ईएनटी चाहते हैं कि वर्टिगो सेटअप स्टार्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है कि यस, कहीं स्ट्रगल हुआ, कुछ खोना पड़ा, बट बहुत कुछ गेन करना पड़ा। सर, इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू हियर आपका जो जर्नी है, और आगे भी जानेंगे हम। तो सर, ये मैं जानना चाहती हूँ कि आज हमारा फील्ड जो है रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड है, तो हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि लिखना चाहिए। क्यों? क्यों मैं यस। बताना चाहता हूँ कि ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि आप एमबीबीएस नहीं किए हो तो डॉक्टर नहीं लिख सकते हो। राइट। अगर ये क्राइटेरिया सभी के लिए इस्तेमाल रहे तो ठीक बात है। जैसे जी कि सर। डेंटल लोग भी, वो उनका अलग एसोसिएशन है, अलग काउंसिल है, वो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं आते हैं, उनका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में है। वो लोग भी एमबीबीएस नहीं किए हैं, वो लोग डॉक्टर लिखते हैं। तो राइट सर। उसी हिसाब से देखेंगे तो फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर दिया उनको लिखने के लिए, और वो लोग भी एमबीबीएस नहीं करते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। ठीक है ना? क्या मैं बोलूंगा, ये जो पहले अगर आप बोलोगे 15-20 साल पहले या 30 साल पहले, ऑडियोलॉजी को लोग टेक्नीशियन समझते थे
क्यों Right. समझते थे? बिकॉज बैचलर जो कोर्स होता है या मास्टर्स कोर्स होता है उतना प्रोफेशनल्स अवेलेबल इंडिया में नहीं थे। Right, और sir. जो ऑडियोलॉजिस्ट लोग थे वो टेक्नीशियन इसलिए थे बिकॉज वो डिप्लोमा काम किए थे, डिप्लोमा DHLS किए हुए थे, डिप्लोमा हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइन के अंतर्गत यह आता है कि वो लोग ऑडियोलॉजिस्ट को असिस्ट करेंगे तो वो ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन से। मगर जब ऑडियोलॉजी प्रोफेशनल नहीं थे तो वो लोग अपने आप को ऑडियोलॉजी बोल के काम करना स्टार्ट किए हैं और किए हैं भी। Right, इसलिए sir. क्या होता है कि वो लोग 1 साल का कोर्स करते हैं और एक साल का कोर्स में उनको यही सिखाया जाता है कि हियरिंग असेसमेंट कैसे करोगे और कोई भी हियरिंग एड लगाओगे तो कैसे लगाओगे। उसके अलावा उनको ना कुछ डिजीज के बारे में पता होता है, ना कुछ डायग्नोसिस पता होता है, ना कुछ अलग डिफरेंट टेस्ट, जैसे बेरा हो गया, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन हो गया, जितना सारा डिफरेंट टेस्ट है उसके बारे में उनको पता नहीं चला। तो जो पुराने ENT डॉक्टर्स थे तो उनको ये लगा कि ऑडियोलॉजी तो टेक्नीशियन जॉब है क्योंकि वो लोग ओनली ऑडियोमेट्री जानते हैं और हियरिंग एड फिटिंग करना जानते हैं। बट जब हम 20-30 साल या 40 साल या 50 साल का बात 30 साल का बात करेंगे, काफी प्रोफेशनल डेवलप हो चुके हैं, काफी प्रोफेशनल बैचलर मास्टर PhD करके मतलब सारे इंटरनेशनल भी फेमस है। बट यहीं पे सवाल आता है कि आपका स्कोप क्या है, आप क्या प्रैक्टिस करते हो। देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है, हम लोग वही 4 इयर्स में वही एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हाँ, एक ही कमी है ओनली कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री या एनी काइंड ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़े हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री या नहीं चाहते हैं हमको ये भी मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग को ये अलाउ मत करो कि हम लोग मेडिसिन लिख रहे हैं, मेडिसिन कोई जरूर नहीं है। बट मैं यही चाहता हूं कि ऑडियोलॉजिस्ट का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस तो देखिए, ऑडियोलॉजी क्या कर रहा है। हम लोग अगर ये सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं, हम लोग 4 साल में बैचलर करते हैं, फिर 2 साल का मास्टर्स करते हैं और 6 साल का पढ़ाई के बाद फिर भी हम 1-2 साल कहीं पे हॉस्पिटल सेटअप हो, कहीं पे जॉब भी करते हैं ताकि हम लोग एक्सपीरियंस गेन हो। और उसके उसके अंदर हम लोग ऑडियोलॉजी इतना डिटेल में पढ़ते हैं, ऑडियोलॉजी मतलब हियरिंग साइंस, हियरिंग साइंस इतना डिटेल्स में पढ़ते हैं, कॉक्लियर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इवन वेस्टिबुलर सिस्टम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। Right, sir. अभी ये कि ऑडियोलॉजी एक एसोसिएटेड मेडिकल एसोसिएटेड प्रोफेशनल्स है, वो लोग कोई पैरामेडिकल या टेक्नीशियन नहीं है। यही सोसाइटी को जानना है और सोसाइटी ये अभी एक्सेप्ट भी करेगी अगले कुछ सालों में कि ऑडियोलॉजिस्ट दावेदार हैं डॉक्टर लिखने के लिए। डॉक्टर लिखना कोई बड़ी बात नहीं कि डॉक्टर लिख देगा तो वो मेडिसिन लिखने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग को मेडिसिन अलाउ नहीं है तो हम लोग मेडिसिन नहीं लिखेंगे। मगर जब हम लोग एक डॉक्टर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठते हैं और पेशेंट आके बोलता है सर ये टेस्ट करवा दो, जी, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है कि यार मैं इतना साल पढ़ाई करने के बाद वही ऑडियोमेट्री कर रहा हूँ, कोई डिप्लोमा होल्डर पढ़ के भी वो ऑडियोमेट्री करता है, उसका ऑडियोमेट्री हमारा ऑडियोमेट्री बहुत सारा डिफरेंस है। मगर क्या हो रहा है कि कंपैरिजन वहीं पे आ जाता है, लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये लोग डॉक्टर नहीं है, ये लोग टेक्नीशियंस है। नो, वी आर मेडिकल अलाइड प्रोफेशनल। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, जब आप एक डॉक्टर लिखोगे ना, स्टार्ट करोगे, सोसाइटी आपको आइडेंटिफाई करेगी, देन डेफिनेटली आपका इज्जत भी बढ़ेगी। और स्लो वर्टिगो पेशेंट को डील करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, ट्रीट करता हूँ, तो पेशेंट आके बोलता है सर आप डॉक्टर हो कि नहीं हो। और दूसरा पेशेंट बोलता है नहीं सर मैं इसके पहले तो कि बहुत सारे डॉक्टर के पास गया था, कोई ठीक नहीं कर पाया और आप ठीक कर दिया, आप तो डॉक्टर से बड़े हो। तो ये बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये चीज नहीं है कि हम किसी प्रोफेशन को ये बता रहे हैं कि हम लोग को डॉक्टर लिखने के लिए अलाउ करो या से चूज नहीं है। बट है जितना हम लोग पढ़ाई करते हैं, जितना हम लोग मेहनत करते हैं, जितना हम लोग अचीव करते हैं, हम लोग डॉक्टर लिखना बहुत जरूरी है और लिखना भी चाहिए। और मैं सोचता हूं कि अगले कुछ साल में हमारे जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, हम डेफिनेटली उसके ऊपर आगे जाएं और मिनिस्ट्री को ये बताएं कि नहीं हम लोग भी डॉक्टर के लायक हैं और हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सारे बैचलर मास्टर जितना भी पास आउट हो जाए वो अपना अपना एबिलिटी को ऐसा क्रिएट करें ताकि फ्यूचर में लोग डॉक्टर क्या उनको ज्यादा समझे और उनको डायरेक्ट आके अप्रोच करें। कोई भी हियरिंग, वर्टिगो, स्पीच प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट उनको उनके पास आए। ये नहीं कि कोई किसी डॉक्टर पास गए और वो रेफर किया तभी जाके ऑडियोलॉजिस्ट डील करेगा, ऐसा नहीं है।
डायरेक्ट जब हमारे पास पेशेंट आने स्टार्ट करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर्स हैं। उसके लिए काफी रिवोल्यूशन लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, मगर ठीक है, ज्यादा देरी नहीं लगेगी। मुझे लग रहा है कि ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरा विजुअल मुझे लग रहा है अगले 2-3 साल में ये हम अच्छी। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एक बहुत बड़ा, बहुत भास्ट सब्जेक्ट है। अगर राइट मैं सर। यहाँ पे कुछ 2 मिनट में उसका सोसाइटी को बोलना चाहता हूँ कि ऑडियोलॉजी जो है ओनली हियरिंग एड फिट करना नहीं है। राइट सर। ऑडियोलॉजी एक ऐसा है जो अपना क्लिनिक खोल सकता है, पेशेंट के हियरिंग के ऊपर काम कर सकता है, जहाँ पे उसका हियरिंग में क्या डिजीज है, क्यों इसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो ऑपरेशन करेगा या नहीं करेगा, वो भी ऑडियोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा। और ये मैं भी प्रूफ किया हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स को बोला हूँ कि इम्पिडेंस जो टेस्ट है हम लोग करते हैं, और इम्पिडेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा ऑपरेशन कराएंगे ताकि पेशेंट का सक्सेसफुल ऑपरेशन रहे, जो टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। और ऐसा बहुत सारा चीज है। तो हम लोग न्यू पेशेंट के ऊपर क्या असेसमेंट करूं, क्या ट्रीटमेंट करूं, और बाकी ईएनटी न्यूरोलॉजी अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। तो ऑलवेज एक टीम अप्रोच है, एक सिंगल सब नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। और एक स्पीच थेरेपिस्ट के नाम में आप देखोगे तो आप चिल्ड्रन कैसे डील कर सकते हो, आजकल ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पॉलिसी बच्चे हैं, वो लोग कैसे बात करेंगे। फिर अगर अडल्ट केसेस देखोगे तो एक किसी को स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज्ड पेशेंट हो गया, वो बात नहीं कर पा रहा है, वो swallowing थेरेपी एक नया आ गया कि वो लोग कैसे खाएंगे, क्या कैसे उन लोग को फीडिंग करना है। राइट आप सर। अगर फीडिंग ट्यूब निकाल देते हो तो पेशेंट कैसे आप खाएगा। फिर लैरिंगोटोमी जो एक थ्रोट कैंसर होता है, हम लोग वॉइस बॉक्स निकाल देते हैं, वॉइस राइट। बॉक्स निकालने के बाद पेशेंट कैसे बात करेगा, वो एक वॉइस थेरेपिस्ट का रोल है। तो अगर स्कोप देखेंगे बहुत बड़ा है। ओनली ये है कि हम लोग किस चीज को पकड़ के रखते हैं और किसके ऊपर हम मजबूर हैं, हम लोग को अपने आप को फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हैं, और किसके भरोसे में हम आगे जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कुछ चीज आएगा कि लोग उसके ऊपर ना जाके, जैसे मैं वर्टिगो के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, सेपरेट हूँ, नो कंपटीशन नथिंग, आई एम फीलिंग वेरी सेफ, तो लोग इसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ऑडियोलॉजी एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है। सर ये हमें जानना है आपसे कि एक प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्या है उसका प्लानिंग, कैसे करना है, यंगस्टर्स के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? जो यंगस्टर्स बैचलर कंप्लीट करते हैं, मैं उनको एनकरेज करूंगा वो मास्टर्स करें, जी। बिकॉज मास्टर्स बहुत जरूरी है आजकल उनका सोशल रेस्पेक्ट के लिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा, ये नहीं है। उनका मगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जैसे बैचलर में वो लोग जानते हैं कि मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये सही है। पर कितना कॉन्फिडेंस है वो मास्टर्स करने के बाद उनको ये लगेगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये 100% कॉन्फिडेंस है। मगर कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं जो कुछ भी कारण के वजह से नहीं कर सकते। मगर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर सबको करना चाहिए, मगर कोई अगर बैचलर कर रहा है तो मैं उसको, बैचलर या मास्टर जो भी है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 साल कहीं पे काम करो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम करो, जहां पे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप लगता है कि नहीं मुझे एक जगह पे ऐसे है जहां पे मैं काम सीख पाऊंगा। इनकम करना बड़ी बात नहीं है, ऑडियोलॉजी प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशन में आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, आप कहीं पे भी कुछ भी पैसा कमा सकते हो। इन मनी के पीछे भागोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन्फिनिटी पैसा कमा सकते हो। मगर मेरा रिक्वेस्ट ये है सारे न्यू कमर को, आप 2 साल एटलीस्ट कहीं पे काम करके ये देखो। अगर आपको हियरिंग एड करना है तो हियरिंग एड को काम सीखो, मगर इतना हियरिंग एड सीखो कि ताकि पेशेंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ, वो बड़ी बात है। मेरा ये 10 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा हूं कि दुनिया में, हमारा उड़ीसा में या इंडिया में काफी ऑडियोलॉजिस्ट हैं जो हियरिंग एड फिटिंग करते हैं, ऑडियो डायग्नोसिस करते हैं, सब कुछ करते हैं। राइट। मैं ये नहीं बोला हूँ कि, ये नहीं बोला हूँ कि 5 फिंगर सही नहीं है, सबका अलग अलग नॉलेज है। मगर अगर आप फोकस कर रहे हो हियरिंग एड फिटिंग करना है तो हियरिंग एड के बारे में डिटेल समझिए कि एक पेशेंट आया तो मुझे किस प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका हिस्ट्री लेना है, कैसे उसका मैं डायग्नोसिस करूं कि पेशेंट का एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, नर्व डैमेज हो गया है या उसको न्यूरल पाथवे में प्रॉब्लम है या उसको प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है या नहीं तो उसको कंडक्टिव कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। एक बार अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो उसको हियरिंग एड लगाना आसान है और आपको काउंसलिंग करना आसान है।
और कोई भी हियरिंग एड लगाओ तो पेशेंट का कैंडिडेसी देखो कि कैसे उसका हियरिंग एड लगाओगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप अगर हियरिंग एड में घुसना चाहते हो तो उसका ईच एंड एवरी कंपनी का फाइन ट्यूनिंग पॉलिसी, सर्विस, एवरीथिंग आप अच्छे से सीखो ताकि एक अच्छे से डिस्पेंस कर पाओ। हियरिंग एड सेल नहीं करना है, डिस्पेंस करना है। तो जब Right. हियरिंग एड डिस्पेंस करना है तो आपको सर्विस देना है। तो इसलिए पेशेंट को चीट नहीं करना है, आपको पेशेंट को ही आपका कस्टमर समझ के, जैसे आपके पास वो बार बार आएगा, आपके पास साथ रहेगा, आपको बिलीव करेगा। तो इसलिए आप उस हिसाब से इतना डिटेल्स में हियरिंग एड में जाइए कि ताकि कोई भी पेशेंट को आप हियरिंग एड लगा रहे हो वो सक्सेसफुल रहे। सेम चीज अगर आप किसी भी डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी में काम करते हो तो इतना अच्छे से डायग्नोसिस सीखिए कि आप जो डायग्नोसिस करते हो उसको देख के ईएनटी रिस्पेक्ट दे, यार ये क्या डायग्नोसिस करता है, ये क्या लिखता है। तो ये जो चीज है वो आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा। वो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, मगर ये अगर कोई फॉलो करेगा कि स्टडी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस करेगा तो उसको पहले से जो फेल्योर है वो देखना नहीं है। मैं ऐसे देखा हूँ बहुत सारे लोग पास आउट हुए, क्लिनिक खोल दिए, 1-2 साल कुछ किए, फिर बंद करके फिर जॉब चले गए, फिर जॉब करने के बाद में सोचते हैं क्लिनिक करने के लिए मगर फिर डरते हैं। तो एक क्लिनिक करना एक रिस्की है और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, वो तो अलग बात है। मगर जब क्लिनिक खोलोगे तो पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है, मुझे कितना बैंक बैलेंस सपोर्ट चाहिए, मैं पापा से लूंगा या मेरे पास है कि ये मैं लोन लूंगा, क्या करके मैं इंस्ट्रूमेंट खरीदूंगा, अपने आप को कैसे सेटल करूंगा। वो इसलिए आपको एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आप 2 साल के अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम किए होगे, डेफिनेटली आपको काम करके एक्सपीरियंस हो गया होगा कहाँ पे लैक है, कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ पे रिस्क उठा सकता हूँ। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आपके पापा के पास पैसा है या आपके पास पैसा है कुछ भी कहीं से, अगर आप क्लिनिक खोल दोगे तो आपको बहुत सारा फेलियर झेलना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे नहीं जानते हो, किसको कैसे बात करना है आप नहीं जानते हो, कैसे डायग्नोसिस करना नहीं जानते हो, बिकॉज आप अभी 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 जस्ट शुरुआत करके पास आउट हुए। तो जी। इसलिए न्यू कमर को मैं यही हमेशा एडवाइस दूंगा, तो आप 2 साल बाहर काम करो फिर आओ, और अपना क्लिनिक जब करते हो तो इतना स्ट्रांगली अपना क्लिनिक करो ताकि धीरे 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 स्लोली ग्रो करो। ऐसा नहीं कि रातों रात एकदम बेस्ट ऑडियोलिस्ट बन जाना है। स्लोली 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 आप इंस्ट्रूमेंट खरीदो और स्लोली स्लोली जो आप जिस डॉक्टर से बात करते हो, जिस मार्केट के हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट खरीदो। ये नहीं कि पैसा है तो सारा पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा क्लिनिक में, सारा इंस्ट्रूमेंट ले आऊंगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाएगा अगर यूज नहीं होंगे, और उसका पैसा आप नहीं निकाल पाओगे तो ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा, आप फेलियर हो जाओगे। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप और एक क्लिनिक संभालना एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आपको डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा, आपको जाके कन्विंस भी करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। कहीं पे अगर छोटा सा एक बुकलेट या ब्रोश्योर देना है तो आपको खुद प्रिंट आउट करना पड़ेगा कि ये डिजाइन कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा। अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आप बहुत अनसक्सेसफुल रहोगे और अंदर में चिड़चिड़ चिड़चिड़ एक क्या बोलते इरिटेशन सा क्रिएट होगा, फिर आप बाद में बोलोगे नहीं अच्छा कोई जॉब मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो दिस इज नॉट सक्सेस। सक्सेस मीन्स आप किसी भी चीज को स्टार्ट किए हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या बिजनेस हो या आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो, उसको ऐसा स्ट्रांग बनाओ ताकि वो उसी में आप सस्टेन कर पाओ, उसी में आप कंटिन्यू कर पाओ, ताकि लोग तो आपको आइडेंटिफाई करें, नहीं ये क्लिनिक 12 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है। तो आप अपना एक पहचान बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और बाकी रहा कितना इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। काफी ऑडियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, ऐसा क्लिनिक है, आपको बिना पैसा से नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल सा कोई है नहीं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, एक टेबल और चेयर डाल दिए और बैठ जाओगे पेशेंट आने लगेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ऑडियोमीटर एक लाखों लाख खर्चा करना पड़ेगा, इम्पिडेंस इंस्ट्रूमेंट खर्चा करना पड़ेगा, वही है बेरा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, नाम बोलूंगा तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सारे इक्विपमेंट अगर आप खरीदोगे और तो ये लगभग अब मैं बोलूंगा कि 20-30 लाख का खर्चा होगा। और उसके साथ साथ आपका इंटीरियर करना पड़ेगा, ऑडियोमेट्री चैम्बर बनाना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा 3-4 लाख खर्चा है। और आपको उसके साथ आजकल कमर्शियल मार्केट में कहाँ पे लेना है, रेंट पे, अगर आपका खुद का प्लेस है तो अलग बात है, नहीं तो रेंट पे लेना है तो अलग सा एक रिस्क है, क्योंकि उसको 2-3 साल का एडवांस पेमेंट करो। तो बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा स्ट्रगल है। अगर वो स्ट्रगल आप झेलने के लिए रेडी हो और आपके पास वो पैसा है, वो बैंक बैलेंस है और आप चाहते हो कि वो कर सकते हो,
आप कर सकते हो। और वर्किंग टाइम कुछ नहीं है, आप 9 से लेके रात 10 बजे 11 बजे तक काम करना पसंद करोगे, बिकॉज वो अपने अपना काम है, अपना क्लिनिक है। जब जॉब करते हो वहां पे 5 बज जाता है तो चलो निकलते हैं, 6 बज जाता है हाँ, चलो निकलते हैं, मगर जॉब अपना तो क्लिनिक जब होगा आप रात 12 बजे तक बैठोगे, आप करोगे, आप क्या सोचोगे कि जल्दी जल्दी जॉब में निकल जाए। हाँ, मगर जब क्लिनिक करोगे तो आप क्या सोचोगे, जब मैं क्लिनिक किया हूं तो क्लिनिक में अभी अभी क्लिनिक किया हूं, मतलब मैं ग्रास रूट से लेके टॉप लेवल तक आपको सारा चीज संभालना पड़ता है। तो आपका दिमाग भी उसी से काम करना है कि मुझे मार्केटिंग के लिए किस टाइम के जाना है, डॉक्टर से कैसे मिलना है, कहाँ पे बोर्ड लगाना है, कहाँ पे होर्डिंग लगाना है, कहाँ पे मेरा मार्केटिंग लगेगा तो लोग मुझे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके हिसाब से आपका एक ब्रोश लीफलेट, आपको एक मार्केटिंग पॉलिसी बनाना पड़ेगा। फिर उसी हिसाब से आपका इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, इंस्ट्रूमेंट का नीट एंड क्लीन जो भी है उसके लिए स्टाफ रखना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज है, क्लिनिक करने के लिए आपको एक रिस्क उठाना पड़ेगा, बिकॉज वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक बिजनेस मॉड्यूल है। आपको बिजनेस मॉड्यूल सीखने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए। पढ़ाई तो सब कुछ सब लोग करते हैं, अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन समझना पड़ेगा, देन आप क्लिनिक कर पाओगे। नहीं तो जी, अल्टीमेटली क्या होगा, आप सारे पैसा एक दो साल में इन्वेस्टमेंट कर दोगे और उसका रिटर्न नहीं आएगा, अल्टीमेटली आपका सारा चीज नुकसान में हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि और कोई पापा से पैसा लाया था या लोन ला करके लाया था, अभी मुझे जिंदगी भर जॉब करके या कैसे करके उसको क्लियर करना है। क्लियर करना है। तो मैं 2009 से, जब मेरा बैचलर खत्म हुआ 8 से, तब से मैं सोच के रखा था कि मुझे क्लिनिक खोलना है। और एक छोटा छोटा चीज, मतलब मैं उस समय से सोच रहा था कि कहीं अगर क्लिनिक में काम कर रहा हूँ तो उसका लिफलेट कैसा है, मैं अपना क्लिनिक का लिफलेट कैसे डिजाइन करूंगा, उसका ऑडियोमेट्री रिपोर्ट कैसा है, मेरा ऑडियोमेट्री रिपोर्ट कैसे होगा। ऐसा होगा। तो मैं उस दिन से मेरा 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 जो क्रिएटिविटी है, जो मेरा लैपटॉप में जो मैं चीज रखता हूँ सोचता हूँ, और ये लोग उनका क्या गुड पॉइंट्स है उसको मैं सोचता हूँ, क्या फेलर पॉइंट है उसको भी मैं सीखता हूँ। तो इसलिए जहां पे काम करोगे आपको वहां पे फेथफुल काम करना है, सीखना है। ये नहीं कि कोई ये कंपटीशन बात नहीं है कि आप आके क्लिनिक में अभी काम कर लोगे तो आप कॉम्पिटिटर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आप जितना अपने मार्केटिंग करोगे मेरे लिए भलाई है, सबके लिए भलाई है। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, हेल्दी कंपटीशन से लोग अंदर अपने आप को एक अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के रूप में देखना चाहते हो, या सोसाइटी में अपना इज्जत बनाना चाहते हो, और अपने प्रोफेशनल के अंदर भी इज्जत बनाना चाहते हो, तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिनरी वर्क करना पड़ेगा। आप पहले सीख के आओ, फिर अपना काम करो। तो आप जो काम कर रहे हो वो बेस्ट है, और आप जो सोसाइटी को दे रहे हो वो बेस्ट है। तो जो आपके जो नजदीक प्रोफेशनल है वो आपको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे। मैं मेरा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ओडिशा में काम करना स्टार्ट किया, मैं वर्टिको के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उतना हियरिंग एड को कभी फोकस नहीं किया हूँ। कभी कभार एक हियरिंग एड गया तो गया, ठीक है, नहीं तो नहीं। मैं उतना फोकस नहीं रहा कि हाँ मुझे हियरिंग एड ही बेचना है। अल्टीमेटली स्लोली स्लोली पेशेंट लोग आने लगे, उनका फेथ बढ़ने लगा, कहीं से वो लोग हियरिंग एड लिए हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, मैं उनको सर्विस दिया फ्री में। तो लोग मेरे पर फेथ फेथ करना स्टार्ट किए, वो लोग जो खुश हो गया वो और 2-4 पेशेंट भेज दिया। एंड माउथ टू माउथ मार्केटिंग दुनिया के सबसे बड़ा मार्केटिंग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना भी आगे निकल जाए, राइट माउथ सर। टू माउथ मार्केटिंग जो पेशेंट देता है वो कोई नहीं देता। तो एक पेशेंट अगर सेटिस्फाइड होकर जाएगा वो 10 पेशेंट को ढूंढ ढूंढ के भेजेगा। और डिजिटल मार्केटिंग आप कितना भी कर लो, पेशेंट आपके पास तो आ ही जाएगा, मगर देखेगा कि आप जिससे सर्विस नहीं देते हो, आप बस वही डिजिटली बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हो, तो एक बार ही वो आएगा, सेकंड बार नहीं आएगा। तो इसलिए, और सब लोग को ही पता है कि डिजिटली मार्केटिंग करना इजी है, वो स्टार मिलना बहुत इजी है, किसी फ्रेंड सर्कल से बोल दो, रिक्वेस्ट कर लो, वो स्टार्स मिल जाता है, आप टॉप नंबर 1 रैंकिंग पे है, पैसा खर्च कर लिए, गूगल वर्ड वर्ड ले लिए, पैसा खर्च कर लिए, तो टॉप टॉप पोजीशन पहुंच जाओगे। और राइट। अपने आप जो कैलिबरिटी है, जो स्किल है, वो डेवलप करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं आज तक भी रात रात भर के बैठ के पढ़ता हूँ कि कौन सा बुक्स पढ़ा जाए, क्या नया चीज आ गया, क्या नया आर्टिकल्स आ गया। अगर मेरा जूनियर्स, मेरा स्टूडेंट्स मुझे पूछ लेंगे, मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, अगर नहीं बता पाऊंगा मुझे खराब लगेगा, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए ये नहीं कि हम, मैं बोल रहा हूँ सब लोग कर पाएंगे, मगर जो लोग करना चाहते हैं वो आगे डेफिनेटली जाएंगे। तो आपको कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट प्रोफेशन में आ रहा है, मुझे आज ए सीनियर ये रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई जो करना ही करो, ये नहीं कि सब लोग अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, पर काम अच्छा सीखो। आपके हाथ से गलती नहीं हो, आप किसी को क्या दे सकते हो वो अलग बात है, मगर आपके हाथ से रॉन्ग नहीं होना चाहिए, किसी का कोई पेशेंट का खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये आप सोचोगे तो आगे बहुत बढ़ोगे। धन्यवाद।